हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको करंट अफेयर्स से रिलेट करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, यहाँ पर असत्य लिखना था, ठीक है, तो कौन सा गलत है। एक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 में गठन हुआ था। बी है, पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती जानकी पटनायक थी। सी है, 7वें आयोग का गठन 2014 में किया गया था, जिसकी अध्यक्ष कौन थी, सुश्री ललिता कुमार मंगलम। और डी है, राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा गलत है। ठीक है, इन ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो फर्स्ट की बात करें तो ये सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 में इसका गठन हुआ था। और पहली राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन थी, जानकी पटनायक, ये भी सही है। और वर्तमान में कौन है, श्रीमती रेखा शर्मा। ठीक है, और इनके कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष होता है। ठीक, सी है, 7वें आयोग का गठन 2014 में, जिसकी अध्यक्ष कौन थी, सुश्री ललिता कुमार मंगलम, ये भी सही है। ठीक है, और अगर दूसरे आयोग की बात करें, पहले आयोग की तो हो गई है जानकी पटनायक, दूसरे आयोग की थी मोहिनी गिरी। ठीक है, श्रीमती मोहिनी गिरी। 7वें की कौन है, सुश्री ललिता कुमार मंगलम। ठीक, ये भी सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये गलत है, बल्कि प्राप्त, सिविल कोर्ट का दर्जा बल्कि प्राप्त है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। व्याख्या, 31 जनवरी, ये करंट से संबंधित है। 31 जनवरी 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इसकी थीम क्या थी, महिलाएं जो बदलाव लाती हैं, सी द चेंज मेकर सॉरी, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना है। ठीक है, तो महिलाओं को सिविल कोड का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में, राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या फिर कौन सा कथन सही है। अभी हाल ही में बजट जब पेश हुआ था, उसके एक दिन पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर जब निचले सदन की पहली बार बैठक होगी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित किया जाता है। ठीक है, सेकंड है, प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। क्योंकि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण 2 स्थितियों में होते हैं। फर्स्ट, जब आम चुनाव होता है उसके पहले सत्र में दोनों सदनों को बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है। इसके बाद जब प्रत्येक वर्ष सत्र होता है, उसका पहला सत्र जो होता है उसको संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक सत्र नहीं होगा, पहला सत्र होना चाहिए था, तो ये राइट हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है, तो यहाँ पर प्रत्येक नहीं होना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। ठीक, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल वीरा क्लासेस में मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि ये बताया था हमने, संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी 2 स्थितियां होती हैं जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है। पहला है प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में, और दूसरा क्या है, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था थी। ठीक है, पहले ऐसी व्यवस्था थी, प्रत्येक सत्र में की शुरुआत में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे, लेकिन बाद में से संशोधित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। एक है, धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में बताना है। संविधान के अनुच्छेद 82 का 2 के तहत संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करके धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। सेकंड है, अगर धन्यवाद प्रस्ताव संसद से पारित नहीं हो पाता है तो इसके सरकार गिर जाती है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 82(2) के तहत संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हैं, जैसे कि बजट के बाद चर्चा अभी भी शायद चालू है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। अगर धन्यवाद प्रस्ताव संसद से पारित नहीं हो पाता है तो इससे सरकार गिर जाती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो दोनों सही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या क्या है, संविधान के अनुच्छेद 82(2) के तहत संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करके धन्यवाद प्रस्ताव को पास करने की परंपरा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करके
और उसके बाद क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाता है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना सरकार की नीतियों के प्रति सहमति मानी जाती है। अगर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो सरकार क्या होती है, गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, साल 2004 से हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। सेकंड है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस वर्ष का विषय क्या है, यानी थीम मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। तो उसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट देखें तो 2004 से यहाँ पर गलत होगा। साल 2011 से इसे हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। और सेकंड है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस वर्ष की थीम मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, ये बिल्कुल सही है। ठीक, 25 जनवरी को ही क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और ये शुरुआत इसकी कब हुई थी, 2011 से इसे हर साल मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ये एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नए राज्य की सृजन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। सेकंड है, राज्य के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तो इनमें से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट देखें तो बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है, ये सही है। सेकंड है, राज्य के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि विशेष बहुमत से पारित नहीं किया जाता है बल्कि साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही है, तो केवल ए होगा, ठीक है, केवल ए। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है, ठीक है। जब नए राज्य का गठन होता है तो उसकी शक्ति से किसे प्राप्त होती है, संसद को। इसकी कई इसे जो नए राज्य के गठन की प्रक्रिया है वो कई चरणों में होती है, जिसमें से सबसे पहले संबंधित राज्य विधानसभा में अलग राज्य बनाए जाने संबंधी एक प्रस्ताव पारित होता है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे जुड़े अहम मसलों पर विचार करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक प्रस्ताव पारित होता है राज्य विधानसभा से अलग राज्य बनाने के लिए। फिर इसके बाद क्या होता है, कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है, केंद्रीय कैबिनेट की। फिर इसके बाद एक मंत्री समूह का गठन होता है। फिर उस मंत्री समूह की सिफारिश पर केंद्र सरकार इस संबंध में एक विधेयक का मसौदा तैयार करती है। इस मसौदे पर एक बार फिर से कैबिनेट की सहमति ली जाती है। अगर कैबिनेट की सहमति मिल जाती है तो इन सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य को विधानसभा को भेजता है और एक निश्चित समयावधि में उस राज्य की राय जानना चाहता है। राज्य की राय आने के बाद अगर केंद्र को लगता है कि मसौदे में कुछ परिवर्तन की जरूरत है तो इसमें फिर से परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है। इस तरह राज्य पुनर्गठन विधेयक को अंतिम रूप से केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधेयक को संसद में पेश किया जाता है और वहाँ दोनों सदनों में से साधारण बहुमत से पारित कराया जाता है। विशेष बहुमत से नहीं बल्कि साधारण बहुमत से पारित कराया जाता है। संसद से पारित होने के बाद अंत में इस विधेयक को राष्ट्रपति की मुहर लगती है और उसके बाद नया राज्य गठित हो जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन की बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। इस तरह 7 सिस्टर के तहत आने वाले इन तीनों राज्यों को, अभी हाल की न्यूज़ है ये इसलिए इसको 50 साल हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में सारथी ऐप लॉन्च किया। नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, डी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है हाल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी ने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने, ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को, सेबी एक्ट 1992 के तहत, ठीक। यहाँ पर देखिए भारतीय प्रतिभूति या फिर कहें सेबी ने निवेशकों की जानकारी के लिए एक सारथी ऐप की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है, प्रतिभूति बाजार के बारे में निवेशकों को उचित जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है। यह ऐप करता क्या है, यह ऐप ऐसे नए निवेशकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो अपने मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। इसके जरिए प्रतिभूति बाजार, केवाईसी प्रक्रिया, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और बाजार की ताज़ा उथल पुथल आदि के बारे में उपयुक्त जानकारी मिलेगी। यह अभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई और सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।